Hello dear, Jai Hind and welcome at complete course of mathematics for NDA. Dear students, तोमर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एक सूचना मैं आपको दे देता हूँ आज, इसको सभी ध्यान से समझ लीजिए। आज से 4 मंथ के लिए NDA 2 के लिए कंप्लीट कोर्स यानी फ्री कोर्स आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। सुपर 60 सीरीज का कोर्स है ये, जिसमें से डेली आप लोगों को 4 मंथ तक यानी 120 लेक्चर मैथमेटिक्स के आपको मिलेंगे। पूरा टॉपिक इसमें कवर होगा। मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी के सभी आपको सीरीज बाई सीरीज मिलते जाएंगे। जिस तरीके से आज टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 1, फिर इसके बाद लेक्चर 2 भी आएगा, लेक्चर 3 भी आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होगा, साथ में ट्रिग्नोमेट्री भी होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ फिर और भी जो पार्ट बच रहे हैं अलजेब्रा के वो होंगे, कैलकुलस का पार्ट होगा, 3D वेक्टर होगा, 2D ज्योमेट्री होगा। ठीक है, ये सभी के सभी टॉपिक्स लेक्चर बाय लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। 120 लेक्चर में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, इसलिए आप इसको रेगुलर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अपने सभी फ्रेंड सर्किल में बता दीजिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बट लाइक और कमेंट जरूर करिए। ओके डियर, तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग कंप्लीट कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स का कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 1, जो कि सभी डिफेंस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। NDA आने के लिए तो बेस्ट ही है, साथ में जो है एयरफोर्स नेवी का स्टूडेंट है, अगर वो भी इसको तैयार करेगा तो उसके लिए भी 25 में से 25 क्वेश्चन जरूर कंफर्म लगा लेगा वो। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। इसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले कितने पार्ट्स होते हैं पहले वो आपको बता दें, कितने सब टॉपिक्स हैं जिनकी ज़रूरत है, उनमें से इम्पॉर्टेंट कौन है जिनसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है NDA के एग्जाम में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक होंगे बच्चों। नंबर 1, इमेजिनरी नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इमेजिनरी नंबर का मतलब है यहाँ पर आइटा, आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, बट पढ़ा इसको जाएगा आइटा, ये होगा। तो इसमें से हर बार एक क्वेश्चन आता है NDA में, इस लेक्चर से यानी इस सब टॉपिक से, कॉम्प्लेक्स नंबर के सब टॉपिक से हर बार एक क्वेश्चन आना ही है। इमेजिनरी नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इनका यूज करके, हालांकि ये पूरे में यूज होता रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का जितना भी लेक्चर है, जितना भी कोर्स है, उस सब में कहीं ना कहीं यूज होता ही रहेगा आइटा। दूसरा फिर आ जाता है इसमें से डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को कितने तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्राइब का मतलब ये हुआ कि जैसे आप अपना नाम लिखते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, अदर लैंग्वेज आती है तो उसमें भी लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कितने फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे पहले सबसे पहले होता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, ठीक है, यानी जिसको हम A+IB फॉर्म कहते हैं, A+IB फॉर्म। जो दूसरा इसका फॉर्म होता है, दूसरा फॉर्म होगा इसका ऑर्डर पेयर फॉर्म। तीसरा फिर होता है इसका पोलर फॉर्म, और चौथा इसका होता है यूलर फॉर्म। यानी किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 4 भाग में यानी 4 तरीके से लिख सकते हैं, 4 तरीके से निरूपित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब इन चारों का यूज बहुत बेहतरीन तरीके से होगा बच्चों क्लास में, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से होगा। ठीक है ना, एक एक चीज़ें क्लियर होंगी क्लास में। आप इसका बढ़िया सा नोट्स बनाइए कॉपी में। ठीक है, एक एक चीज़ सुपर तरीके से होगा, और इसमें से जो है आप रेगुलर रह करके एक 1 बाई क्लास आप देखते चले जाइए, उस टॉपिक को कवर करते जाइए, तो बहुत अच्छी तरीके से तैयार होगा। इसके बाद फिर मैं कुछ स्टेप और भी बता दूंगा आपको कि जहाँ पर आप आकर के जो है अपना डाउट क्लियर भी कर सकते हैं, अगर किसी तरीके का रह गया है। पहली बात तो डाउट नाम की चीज़ नहीं होगी, लेकिन अगर रह भी गया है तो फिर 1 PM पर अनअकैडमी में मेरा फ्री क्लास रहता है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। बाकी मॉर्निंग और इवनिंग में 8 बजे प्लस क्लास रहता है, तो वहाँ पर भी आप जो है सब्सक्रिप्शन लेकर के वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन पर डे 1 PM पर तो आप देख ही सकते हैं, वो फ्री क्लास है, उसमें से बिल्कुल आप NS तोमर कोड का यूज करके आप उसको अनलॉक करके
हर एक क्लास को देख सकते हैं आप और वहाँ पर आकर के डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म, इसके बाद फिर अगला नंबर आता है मॉडलस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है, सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों ये, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा। मॉडलस यानी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बना तो श्योर है उसका कुछ मॉडलस होगा, वैल्यू होगी उसकी, मापांक होगा, आर्गुमेंट होगा यानी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, ठीक है, कंजुगेट होगा यानी उसका संयुग्मी होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। ये और इसी के साथ इन्हीं जो है प्रॉपर्टीज का यूज करके, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडलस, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, इन सभी का यूज करके लोकस बनता है। तो लोकस में क्या बनता है बच्चों, लाइन बनता है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स बनते हैं, ट्रायंगल बनता है, सर्कल बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट है सर्कल एंड डिस्टेंस, इसका यूज होगा, इलिप्स बनेगा, हाइपरबोला, पैराबोला बनेगा, यानी पूरी ज्योमेट्री बन जाती है इसमें से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री पूरी बन जाती है। तो इनसे से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो डायरेक्ट हो जाता है एनडीए में, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, तुरंत ही होता है वो, ठीक है। तो दूसरे नंबर का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा ये रहा, ठीक। जो है इसके बाद फोर्थ नंबर में स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन सिंपल है, ये करना है आपको। और इसके साथ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो इसके पार्ट साथ हमने ऐड कर दिया है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी ओमेगा, ओमेगा जो 1 का क्यूब रूट्स, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ये होते हैं 3। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी इसका भी क्वेश्चन हर बार आपको मिलने मिलना है, ठीक। यानी कम्प्लेक्स नंबर का जो वेटेज है एनडीए में, वो नियर अबाउट जो है 4 to 5 क्वेश्चन का है बच्चों, ठीक है ना। 4 to 5 क्वेश्चन का वेटेज है, इसमें से इतने क्वेश्चन आएंगे जरूर। हाँ, इसका यूज कहीं ना कहीं और होता रहेगा। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं इमेजिनरी नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, लेक्चर 1, टॉपिक 1, ठीक है। लेक्चर 1 भी है और टॉपिक 1 पहले स्टार्ट करेंगे। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 100% आना है, चाहे वो एयरफोर्स नेवी में हो चाहे एनडीए में भी हो, डेफिनेटली इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे मेन बात तो आती है पहले कि इमेजिनरी नंबर है क्या भाई, क्या है इमेजिनरी। तो इमेजिनरी नंबर का मतलब है एक काल्पनिक चीज़ जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है, हम रियल में काउंट नहीं कर सकते, उसको दिखा नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में सपोज करिए कि आप अपने घर पर हैं, आप इमेजिन करें तो आपको लगेगा कि हम कॉलेज में भी हैं, ठीक है। जहाँ कहीं गए हैं आप, वहाँ पर भी आपको, वो भी आपके मन में आ सकता है कि नहीं, वो जो है दिखेगा आपको, कि मन में दिखेगा कि नहीं यहाँ पर हैं हम, इस तरीके से था ये, ठीक है। यानी किसी चीज़ की कल्पना, जैसे बहुत सारे इस समय जो है जो बन रहे हैं टीवी में, आप देखते होंगे ढेर सारे प्रोग्राम आते हैं, ठीक। तो उन प्रोग्राम में केवल कल्पना ही की जा रही है कि नहीं इस तरीके से हो सकता है क्या भाई, ऐसे उन्होंने पहना रहा होगा, ऐसे रहा होगा, ऐसे सूर्य देव रहे होंगे, ऐसे चंद्र देव रहे होंगे, ठीक है ना, इस तरीके से कपड़े पहने रहे होंगे वो, ऐसे जो है तीर चलता रहा होगा, ठीक। तो वो सिर्फ कल्पना है, किसी ने अभी मान के चली कि जैसे देखा नहीं है अपने सामने। तो अगर कोई चीज़ आपने नहीं देखा तो कल्पना कर सकते हैं ना कि ऐसा होता होगा। तो वही यहाँ पर है कि 2 नंबर होते हैं हमारे पास, एक होता है रियल नंबर, वास्तविक नंबर, जिसको हम जो है प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं जो है, ठीक है, डेली यूज हो सकता है वो। लेकिन इमेजिनरी नंबर जो ऐसा है वो डेली यूज नहीं हो सकता है, वो सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है पहले ये समझिए आप इसको। डेफिनेशन है इसकी बच्चों, द नंबर्स whose square root is negative is called imaginary numbers, ठीक है। ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर रूट यानी कि रूट में रखने पर निगेटिव वैल्यू आ रही हो, रूट में रखा जाए और वो वैल्यू निगेटिव हो, तो फिर उसको कहा जाता है इमेजिनरी नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाई आइटा, एंड इट इज डिनोटेड बाई आइटा। आइटा से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, आइटा। लिखने का तरीका ये है, पढ़ने के लिए आप आई पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है ना। द नंबर्स या फिर दोज नंबर्स हुज स्क्वायर रूट इज नेगेटिव इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। जैसे कि हमने लिखा, अगर हमने यहाँ पर लिखा 4 लिखा तो इसको हम लिख सकते हैं जरूर +-2। अगर हमने x स्क्वायर लिखा तो भी इसको हम लिख सकते हैं +-x, या फिर इसको mod x में भी लिखा जा सकता है, राइट।
लेकिन अगर हमने लिख दिया इसको -4, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसको -4 में +-2 बिल्कुल नहीं लिखेंगे आप, इसको ये बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, इसको आप लिखेंगे, पहले 4 अलग करेंगे, इसके बाद इसके साथ -1 अलग करेंगे, जिसमें से -1 की वैल्यू होगी i, और ये अब 2 हो जाएगा, यानी ये बनेगा +-2i इस तरीके से। तो फिर ये -1 कहाँ से आया भाई? -1 ही क्यों ले रहे हैं? दो पार्ट अलग अलग कर दिया आपने, ठीक है, लेकिन -1 की जगह पर i क्यों रख रहे हैं? आप ये कह सकते हैं कि -1 की जगह पर i क्यों रखा जा सकता है। ये तो बात क्लियर हो गई कि ये रियल है तो हमने निकाल दिया ऐसे, ये रियल है तो हमने कर दिया ऐसे, ये इमेजिनरी है तो इसको ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं हम, ये नहीं लिखा जा सकता ऐसे, इस तरीके से लिखा जा सकता है ये। लेकिन ये कैसे लिखा जा सकता है? यानी कुल मिलाकर के रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो डेफिनेटली वो इमेजिनरी होगी। मतलब इसको आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर f(x) इक्वल टू इनपुट, यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ भी इनपुट लिखा हुआ है, कोई भी वैल्यू, इनपुट का मतलब आप समझ सकते हैं कोई भी वैल्यू, ये रियल होगा। ये रियल होगा कब? व्हेन इनपुट 0 हो सकता है, अदरवाइज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होगा, ठीक है। बट f(x) इक्वल टू रूट इनपुट इज इमेजिनरी, ये कब होगा इमेजिनरी? व्हेन इनपुट इज लेस देन 0, ये कंडीशन है। यानी जब भी रूट के अंदर माइनस आ जाए तो ओनली इमेजिनरी होगा। तो लेकिन इमेजिनरी आया कहाँ से, बना कहाँ से भाई? आइटा कहाँ से आया, किस तरीके से इसका उपयोग किया गया, कैसे बनाइए? तो देखिए यहाँ पर आप लेट करिए, आपने लेट कर लिया x² -1 इक्वल टू 0, राइट। तो फिर x² इक्वल टू 1 होगा। x की आपकी दो वैल्यूज आ गई, आपके पास x की दो वैल्यूज +-1, राइट। बट अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें x² +1, ये हो गया इक्वल टू 0, लेकिन कंडीशन क्या है इसमें? x² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑल ओवर x बिलोंग्स टू r, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा x²। अब पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी भी 0 नहीं होता है ना, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी भी 0 नहीं होता। इसका मतलब ये कि x² +1 नॉट इक्वल टू 0, ऑल ओवर x बिलोंग्स टू r, किसी भी वैल्यू के लिए 0 कभी होगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हम x की जगह पर 0 रखेंगे तो 1 बचेगा, और अगर हमने कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखी तो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो श्योर है कि इमेजिन कर लीजिए। अब आप सोचिए कि इसको हमें 0 करना है, ज़बरदस्ती 0 करना है हमें, तो फिर कुछ ना कुछ तो इमेजिन करना होगा ना। अगर हमें 0 करना है तो कुछ ना कुछ इमेजिन करना होगा। तो लेट कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि x इक्वल टू आई, इमेजिन आई इसी से लिया गया है कि जिसे इमेजिन किया जा रहा है, तो हमने जो है इसको आई लेट कर लिया, राइट। अब जब आई लेट कर लिया हमने, तो फिर रख दीजिए आई, जैसे ही आप रखेंगे यहाँ पर x² +1 इज इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ होगा, हमने मान लिया कि आई रखने पर ये 0 हो जाएगा, तो i² +1 इक्वल टू 0। इससे हमारे पास i² की वैल्यू आ गई -1, ये -1 आ गया, एक फैक्ट, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, ये आ गया। जब ये वैल्यू आ गई तो फिर अब इससे आगे क्या आ जाएगा हमारे पास? रूट ले लीजिए, तो जब आई रूट लेंगे तो -1 हो जाएगा। इस तरीके से आई की वैल्यू रूट -1 होती है और i² की वैल्यू -1 होती है, ये दोनों चीज़ें। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, आई की जगह रूट -1 ना रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर सॉल्व नहीं होगा। रूट -1 की जगह पर आप जो है आई रखेंगे इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो जो मैंने आपको बताया बच्चों, ये तो डेरिवेशन होगी, यानी ये डेफिनेशन हो गया पहले कि आटा है क्या, इमेजिनरी नंबर क्या है, फिर इसके बाद कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं, कैसे मानेंगे कि इमेजिनरी होगा, फिर इमेजिनरी बना कैसे, कैसे आया, आई की वैल्यू कैसे आई, आटा कैसे आया, वो जो है डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया। अब इसके बाद आते हैं जो है इसकी जो प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी पर आइए। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं? प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले बच्चों ये कि अगर कभी भी रूट के अंदर -a लिखा है, पहला काम, तो इसके दो पार्ट आप तुरंत करेंगे, एक -1 और दूसरा वो रियल नंबर। इसकी जगह पर आई लिखेंगे,
और बाकी जो लिखा है उसको चुपचाप वैसे लिख देंगे। ठीक। दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी ये होगी कि अगर दो वैल्यू जैसे दी हैं तो श्योर है कि दोनों में, अब इसको अगर गलती से भी आपने ऐसे लिख दिया रूट ए बी कि ये माइनस माइनस इंटू कर देंगे, जैसे रूट के अंदर रूट है तो आपने कर दिया ऐसा, ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल। ऐसा कर सकते थे, ऐसा करेंगे इन क्वेश्चंस के लिए, रियल नंबर्स के लिए, जैसे ये लिखा है ऐसा, इसको आप जरूर कर सकते थे। 15 हो गया क्योंकि ये दोनों रियल हैं, ये दोनों रियल हैं बच्चों, इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन जब माइनस में इमेजिनरी है तो बिल्कुल ऐसा नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको लिखेंगे रूट, इसमें भी आई आ जाएगा, इसमें भी आई आ जाएगा। अब आई स्क्वायर बनेगा, आई स्क्वायर का मतलब माइनस होगा, यानी माइनस ए बी लिखेंगे इसको। ये जो वैल्यू होगी ये होगी बच्चों माइनस ए बी के इक्वल, इसके इक्वल होगा। ये दो प्रॉपर्टी तो ये हो गई, यानी बेसिक चीज़ें जिस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं, कभी कभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको इसमें से ध्यान रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी इसकी थर्ड नंबर में, कि जब आप आई लिखते हैं तो आई तो पता लग गया, आई स्क्वायर भी आपको -1 पता है। ठीक, तो फिर आई टू पावर 4 जब लिखेंगे, आई टू पावर 4 का मतलब हुआ आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यानी -1 इंटू -1। तो ये वैल्यू आप जरूर रखिए याद। क्यों? क्योंकि 1 की पावर आई स्क्वायर है, -1 है, तो -1 की पावर इवन रखेंगे तो माइनस आएगा, ऑड यानी कि पॉजिटिव आएगा। अगर -1 की पावर आपने इवन रखा तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक, बट -1 की पावर अगर आपने ऑड रख दिया तो ये नेगेटिव आ जाएगा। दो डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं। लेकिन अगर 1 की पावर आप कुछ भी रखें, कुछ भी रख दें आप, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, तो 1 ही आएगा। इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम यूज करेंगे बच्चों किसका, आई की पावर 4 1 का। मतलब ये कि अगर आई की पावर कोई भी नंबर लिखा हो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, एन को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगा क्वोशेंट और एक आ जाएगा रिमाइंडर। तो आपको रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर यानी जितना शेष बचेगा 4 से डिवाइड करने के बाद वो आपको लिखना है। लेकिन क्यों लिखना है ऐसा? क्यों भाई? इसलिए ऐसा लिखना है क्योंकि अगर आई की पावर 4n है डायरेक्ट, तो यानी ये 4 का मल्टीपल हुआ, तो 1 की पावर 4 होगा, आई की पावर 4 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 1 की पावर n लिखेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि आई की पावर 4 की वैल्यू तो हमारे पास 1 है। लेकिन इसी में जो है, अगर आई टू पावर 4n + 1 कर दें आप, तो 4n वाला तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा आई। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अगर इसमें 2 बचा तो कितना होगा, परफेक्ट डिवाइड है तो 1 ही आएगा। 4 का जो है अगर परफेक्ट मल्टीपल है, यानी डिवाइड है परफेक्टली, मल्टीपल है तो 1 आ जाएगा। रिमाइंडर 1 बच रहा है तो आई आ जाएगा। ठीक, और अगर रिमाइंडर 2 बचा तो, रिमाइंडर अगर 2 बच रहा है तो कितना होगा, तो फिर आई स्क्वायर हो जाएगा। ये आई टू पावर 4n + 2 है अगर, तो आई की पावर 4n तो 1 हो गया, इधर आई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर आई की पावर 4n + 2 है तो फिर आई स्क्वायर होगा और वो -1 बनेगा। उसी तरीके से अगर आई टू पावर 4n + 3 हो गया तो फिर आई क्यूब होगा, और आई क्यूब का मतलब आई स्क्वायर इंटू आई, यानी कि -i होगा। ये कुल मिलाकर के बात ये आती है कि आई की पावर जो भी पावर्स दिया है, जो भी एक्सपोनेंट दिया हुआ है, जितनी भी आई की पावर रेज की गई है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट डिवाइड है तो 1 आएगा, रिमाइंडर 2 बचा तो -1 आएगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है, ठीक है, तो आई आ जाएगा, और रिमाइंडर 3 बच रहा है तो -i। कुल मिलाकर के ये 4 वैल्यूज ही आएंगी और कुछ भी नहीं आएगा। आई की पावर में कुछ भी रखा जाए यही आएगा। चलो ठीक है, तो ये ध्यान रखिए अब इन चीज़ों को एक बार, कि आई स्क्वायर = -1 है। ठीक है, आई की पावर 4 = 1 है। ठीक, आई क्यूब
इसकी भी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो माइनस आई है जो अभी यहाँ लिखा है देखिए, ठीक। इसके बाद 1/i है, तो आई स्क्वायर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए आई का, तो जब आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आई हो जाएगा, यहाँ आई स्क्वायर हो जाएगा, यानी -1, तो -i आएगा, ठीक। इसके बाद अगर 1/i³ का कर दिया आपने, तो आई का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 4 बन जाएगा और ये ऊपर आई ही बचेगा, यानी पॉजिटिव। कुल मिला करके ये वैल्यूज जो अभी आपने देखा, इनको आपको अपने दिमाग पे रखना है, ये याद होनी चाहिए आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। इन्हीं की जो है वैल्यू बदलेगी इधर से उधर, ये प्रॉपर्टीज हैं पूरी। यानी कुल मिलाकर के ये सब याद करने की बजाय आप एक चीज़ याद रखिए कि आई की पावर चाहे जो भी हो, हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। अब इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर लेंगे सेकंडों में, लेकिन अगर याद रख सकें तो ज़्यादा बेटर है, तो और अच्छा जल्दी ही कर लेंगे। ये 3 चीज़ें और भी, आई की पावर 4 1 भी, और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 टर्म्स हैं, ये बिल्कुल आसान तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ये खास चीज़ें ये हो गई जो यूज होती हैं। लेकिन अभी इनमें से एक इम्पॉर्टेंट और है बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो, और वो ये है, उसको लिखना भी है आपको। इम्पॉर्टेंट नोट ये है इसका कि अगर कभी भी आइटा की पावर 4 कंजुगेट 4, ठीक है, कंजुगेटिव इंटीजर्स दिए हैं, 4 कंजुगेटिव इंटीजर्स दिए हैं अगर, तो फिर वैल्यू उसकी हमेशा 0 ही होगी, ठीक है ना, हमेशा 0 होगी। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, चाहे कोई भी पावर लिया जाए। जैसे एग्जांपल की बात मैं करूँ अगर, तो अगर हमने यहाँ पर लिखा i² 2021, i² 2022, i² 2023, i² 2024, तो फिर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, 0 होगा। अच्छा, अब 0 क्यों होगा, ये भी तो समझिए ना, 0 क्यों हो रहा है भाई, किस वजह से 0 हो रहा है, कोई तो कारण होगा इसमें कि 0 होने का। तो ये देखिए, इसको 4 से डिवाइड करिए। हमने कहा नहीं कि जितनी भी पावर दी होगी, ठीक है, आई की पावर जितना भी है, आई का जो है जो भी एक्सपोनेंट है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो जब इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, यानी रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसका मतलब आई होगा। तो फिर इसमें रिमाइंडर 2 बच रहा है, यानी आई स्क्वायर होगा। इसमें रिमाइंडर 3 बच रहा है, यानी i³ होगा। इसमें परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। अब जिसमें परफेक्टली डिवाइड हो जा रहा है तो उसमें आप जो है सीधे 1 ही लिखिए, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू क्लियर हो गई कि ये आई है, आई स्क्वायर है तो फिर -1 होगा, i³ है तो फिर -i होगा, ठीक, और +1 हो गया। ये सभी वैल्यू जो है कैंसिल्ड हो गई, तो आंसर आ जाएगा 0। मतलब इसको आपको ब्रह्मास्त्र के तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। इसका यूज़ मैं अभी बहुत करा रहा हूँ ज़बरदस्त तरीके से, अच्छे अच्छे क्वेश्चन समेशन का यूज़ करा करके बहुत बढ़िया से, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को इसको तैयार करने में भी, ठीक। तो ये इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको हमेशा के लिए परफेक्ट रखना है। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए, जितने भी प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको लिखाई है वो पूरी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। उनमें से मेन प्रॉपर्टी यही है कि सम ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ आइटा इक्वल टू 0 व्हेन पावर्स आर कॉन्जुगेटिव, ठीक है। यानी जब लगातार, यानी क्रमागत 4 पावर्स दी होंगी, 4 घातें दी होंगी आई की पावर में, तो फिर उनका सम 0 होगा, ठीक है। और दूसरा, आई की पावर जो भी है 4 से डिवाइड करना है उसको, और जितनी भी वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट करके आपको लाना है, ठीक है। तो सपोज करिए कि हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2i + 1/i टू होल पावर 257, ये वैल्यू आ गई। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आई की पावर को, तो रिड्यूस करके, उसकी पावर को रिड्यूस करके आपको 1 से 4 में ही लाना है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहले तो ये देखिए कि जो फार्मूला यहाँ यूज हो रहा है, जो आपने पढ़ा है, उनमें से कोई आपको ज़रूर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है कि 2i तो होता ही है, लेकिन 1/i की वैल्यू अभी अभी हमने पढ़ी है -i, ठीक है। ये -i आपने पढ़ी है, ठीक, ये आपने पढ़ा है।
यहाँ पर आपने इसको रख दिया। अब ये आई बचेगा। अब आई की पावर 257 हो गया। अब आपने पढ़ा है कि आई की पावर चाहे जितनी भी हो हम उसको रिड्यूस करके लाते हैं विद इन 1 to 4 में, ठीक है ना। तो फिर इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 4 से तो आप देख सकते हैं कि कितना है, यहाँ 1 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है ना। फिर 1 रिमाइंडर यानी सिर्फ रिमाइंडर 1 बचेगा, तो आई इसका आंसर होगा, ठीक है। हाँ, आप अगर अब ये जानना चाहते हैं कि सर ये बनता कैसे, कैसे बना दिया गया था, तो देखिए आई टू पावर 257 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 या 24 होगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना। तो 4 6 या 24 हुआ, ठीक। और इसके बाद 1 रिमाइंडर बचा तो 4 4 या 16 हुआ, ये हो गया, यानी 4 × 64 आ गया। और इसके बाद रिमाइंडर बच रहा है +1, राइट। तो फिर इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, आई टू पावर 4 लेंगे और इसके साथ इंटू है ये, तो यहाँ लिखेंगे दोनों इंटू है, इंटू आई की पावर फिर 1 ले लेंगे। ये क्यों ले लेते हैं ऐसा भाई, क्योंकि अगर ए टू पावर m + n लिखा है तो हम इसको ए टू पावर m इंटू ए टू पावर n लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है ये। तो ये वैल्यू तो ऑलरेडी 1 हो गई, क्योंकि 1 की पावर 64 का मतलब 1 हो जाएगा, तो केवल बचेगा आई, यानी ये आ जाएगा आई। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब इतना वहाँ पर टाइम नहीं रहता कि आप दुनिया भर का चीज़ें लिखें, मल्टीप्लाई को अलग अलग करें, ये सब बोर्ड की बातें हैं। बोर्ड में ऐसे करना है, वहाँ तो हमें फास्ट करना है कि जिससे तुरंत कैलकुलेट करते हुए चले जाएँ और हो जाए, आंसर हो जाए उसका, ठीक है ना। तो अगर हम आइटा के किसी भी क्वेश्चन को, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे तो एक ही तरीका आपको यूज करना है कि पहले जो है आइटा के जितने टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करके लाना है, चाहे वो न्यूमरेटर में हो, चाहे डिनोमिनेटर में हो, चाहे उसकी पावर रेज की गई हो, ठीक है ना, डिग्री बढ़ाई गई हो, या ठीक ये होल पावर हो। तो पहले सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करके फिर उसको जो है 1 to 4 में ले आइए, ठीक। और अगर ये लिखा हुआ है समेशन ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आइटा, तो फिर उसकी वैल्यू 0 होगी। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कई बार एनडीए में पूछे जा चुके हैं। और ऐसे ये देखिए दूसरा नंबर ये पूछा गया था जो है वैल्यू ऑफ आई टू पावर 1001 1002। अब ऐसा क्वेश्चन लगाने में किसी बच्चे को देर नहीं लग सकती। हाँ, लेकिन कब नहीं देर लगेगी भाई, जब वो पढ़ा है तब, ठीक है ना, तब जा करके लिखेगा वो 0 इसका आंसर, ठीक है ना, क्योंकि सब इंटीग्रल पावर्स हैं, ठीक। तीसरे नंबर पर समझिए इसको, जो है अगला है आई टू पावर n+2 n+3 n+4 n+5। ये देखिए कॉन्जुगेटिव पावर्स आइटा हो गई लगातार, क्रमागत वैल्यू दी हुई है ये, तो फिर आंसर क्या होगा 0, ठीक है, वैल्यू ऑफ। इस तरीके से एनडीए में बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन समेशन का भी बना हुआ है। तो अब आते हैं बच्चों समेशन में। ये तो एक सिंपल सी बात हो गई, आइटा के टर्म में कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो वो भी तुरंत बनेगा, और अभी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे भी, ठीक। लेकिन समेशन में किस तरीके से क्वेश्चन को लगाते हैं वो समझिए आप पहले। क्वेश्चन 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन 10 n = 1। बिल्कुल छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं हम, आई टू पावर n, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में बच्चों क्या है इसका कि समेशन का पूरा एक्सपेंड करेंगे। आपको पता है कि n = 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जा करके बनेगी समेशन n = 1 से जब शुरू करेंगे तो पहले बनेगा 1 आई की पावर, ठीक, दूसरा बनेगा फिर i², तीसरा बनेगा i³, फिर i टू पावर 4, ठीक, प्लस i टू पावर 5, i टू पावर 6। एक बार मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूँ कि जिससे आप समझ जाएं पहले पूरा अच्छी तरीके से, जिससे क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। i टू पावर 8, i टू पावर 9 और i टू पावर 10, राइट। अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने पढ़ा ना कि अगर 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स आइटा हैं उनका सम 0 होगा। ये 4 तक 0 हो गया, फिर वही बात हो गई कि अगर ये 4 0 हैं तो ये भी तो क्रमागत हो गए, ये भी तो लगातार हैं,
5 6 7 8 9 है कि नहीं बच्चों? 5 6 7 8 तक ये भी हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी कि 2 पार्ट तो 0 हो गया। तो लास्ट के 2 बच रहे हैं। आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि लास्ट की 2 वैल्यूज बच रही हैं, i⁻9 और i⁻10। अब हमारे इस कॉन्सेप्ट को समझिए आप लोग, इस ट्रिक को। अब मैं बताता हूँ शॉर्ट, क्योंकि ये तो 10 तक था तो आपने लिख दिया, ठीक है। कुल मिला के मतलब ये होता है कि जब हमारे पास 4 4 4 4 के ग्रुप बनते चले जाएंगे तो वो सब 0 होता चला जाएगा। जो लास्ट में बच गया, जैसे हम कह दें कि जो है आपके पास जो है 105 स्टूडेंट है, ठीक है, एक रो में कहीं पर हैं, एक ग्रुप है। अब हमने कहा कि बेटा 4 4 का ग्रुप बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ। तो 4 4 का ग्रुप बनाते सब चले जाएंगे, लेकिन लास्ट में अगर 4 का ग्रुप नहीं बना तो कितना बचेगा रिमाइंडर? या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। 3 ही बनेंगे, या तो 1 या तो 2 या तो 3। इसके अलावा जो है अगर 4 बन गए तो फिर एक ग्रुप बन गया, ठीक है ना। तो जब बड़ा क्वेश्चन होगा समेशन का, तो आपको सबसे सिंपल तरीका होगा करने का कि आप पूरे टर्म काउंट करिए। तो ये देखिए 1 से स्टार्ट है और 10 तक है, तो तुरंत जितने टर्म हैं उतने को बच्चों 4 से डिवाइड कर दीजिए और देखिए कि रिमाइंडर कितना आया, क्वोशिएंट, ठीक है ना। क्वोशिएंट कितना आया बच्चों? क्वोशिएंट आ गया 2। भागफल इसका जितनी बार भाग गया है वो आ गया 2, ठीक, वो हो गया 2। और रिमाइंडर कितना आया? 2। इसका मतलब ये है कि जितना रिमाइंडर है उतनी ही वैल्यू लास्ट की लिखिए आप। तो रिमाइंडर 1 बचेगा तो लास्ट की 1 वैल्यू, रिमाइंडर 2 बचेगा तो लास्ट की 2 वैल्यू, रिमाइंडर 3 बचेगा तो लास्ट की 3 वैल्यू, और अगर परफेक्ट डिवाइड है तो 0, ठीक। तो जैसे i⁻9 है यहाँ पर, तो i⁻9 का मतलब है कि रिमाइंडर i होगा, यानी 1 बचेगा तो i आएगा, यहाँ 2 है तो -1 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा इस तरीके से। तो अभी तो फिलहाल आपने समझ लिया कि ये वाली वैल्यू 0 थी, ये वाली वैल्यू भी 0 थी, तो 2 ही पार्ट बचे, बाकी 0 हो गया। लेकिन जब भी बड़ा क्वेश्चन होगा तो टाइम नहीं बर्बाद करना आपको, टोटल टर्म्स डिवाइड बाई 4, ठीक है, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो ही लास्ट के टर्म बचा लेंगे आप, ठीक है। तो अब आप इसको नेक्स्ट क्वेश्चन से समझिए, क्वेश्चन नंबर 5। अब हमने बढ़ा दिया समेशन 115 समेशन n इक्वल टू 1 i⁻n, ठीक है। इसके इक्वल होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब आप खुद देखिए कि 1 से लेके 115 तक हैं पूरे टर्म्स, तो 115 को आप 4 से डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों? इसमें 3 बच रहा है, ठीक है ना, यानी रिमाइंडर जो बच रहा है वो 3 बच रहा है, क्योंकि 112 डिवाइड हो जाएगा, 3 बचेगा उसमें, रिमाइंडर 3 बच रहा है। इसका मतलब है बच्चों इसमें बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम जल्दी से इस क्वेश्चन को लिख पाएंगे, और सिर्फ लास्ट के 3 टर्म्स, यानी कि i⁻13, i⁻14, i⁻15, यानी 1115, ठीक, वही लिखा हमने, ये 1115, क्लियर। ये आपका लास्ट में बचेगा बस, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल वे है, अच्छी ट्रिक है, सुपर ट्रिक है कि जिसमें देर लगेगा ही नहीं। टोटल नंबर्स यानी कितने होंगे? टोटल नंबर्स जितने भी हैं उतने ही टर्म होंगे। जब उतने ही टर्म होंगे तो हम डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर जितना आएगा वही लास्ट से लिखना शुरू कर दीजिए। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 4 है तो 0 ही होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ हम 16 लिख दें, इस जगह अगर हम 16 लिख दें तो इसका आंसर सीधे आप 0 लिख देंगे, क्योंकि ये परफेक्टली डिवाइड हो गया, ठीक। जब परफेक्टली डिवाइड हो गया तो सीधे आपको 0 लिख देना होगा, ठीक है। बट यहाँ पर 5 है, यानी कि रिमाइंडर 3 बच रहा है इसमें से, ठीक। तो अब इसकी वैल्यू देख लीजिए आप, यहाँ पर रिमाइंडर 3 बच रहा है, यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा, यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी ये होगा i, ये होगा 2 बच रहा है रिमाइंडर, तो i², और ये i³ की वैल्यू -i है, तो ये i हो गया, ये -1 हो गया, ये -i हो गई, ये कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर आ जाएगा -1। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 6 दीजिए। देखिए द वैल्यू ऑफ समेशन 2021
n इक्वल टू 2 आई टू पावर n, ये आपको निकालना है। अब इसमें जब आप निकालेंगे तो आपके पास n इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है, 1 नहीं है बच्चों, 1 नहीं है इसमें। इसका मतलब है कि एक टर्म कम है हमारे पास, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा केवल ऊपर वाला काउंट करें। नीचे भी देखिए, यहाँ पर जो है जो लोअर लिमिट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर 1 से स्टार्ट हो रही है तो ठीक है, पूरे टर्म होंगे जितना ऊपर लिखा है। अगर 2 से स्टार्ट है यानी 1 लेस हो गया, 3 से स्टार्ट है यानी 2 लेस हो गया, 3 से स्टार्ट है, 4 से स्टार्ट है यानी कि 3 लेस हो गया, ठीक है ना। तो अगर 2 से स्टार्ट है तो यानी 1 नहीं है इसमें, तो टोटल टर्म होंगे कितने, टोटल टर्म होंगे बच्चों इसमें इक्वल टू होंगे 2020। ऐसे इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो परफेक्टली डिवाइड हो गया, ठीक है ना। ये हो गया परफेक्टली डिवाइड हो गया। ये जब परफेक्टली डिवाइड हो गया तो अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, 1 सेकंड में आंसर लिखिए, बस हो गया। आई टू पावर n इज इक्वल टू 0, परफेक्ट डिवाइड है यानी आंसर 0, ठीक है। रिमाइंडर 1 बचा, जितना बचेगा वो वैल्यू आप ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। सपोज करिए यहाँ से 1 से शुरू होता तो रिमाइंडर 1 बचता। अगर इसी क्वेश्चन को हम बढ़ा दें, क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड वैल्यू ऑफ समेशन n इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो फिर इसमें से आपको करना होगा, रिमाइंडर 1 बच रहा है। जब रिमाइंडर 1 बच रहा है इसका मतलब है कि समेशन n इक्वल टू 1 टू 2021 की जो वैल्यू होगी वो एक लास्ट का टर्म बचेगा केवल, क्योंकि जब 221 को डिवाइड करेंगे आप 4 से तो ये 505 आएगा, बट रिमाइंडर ये q की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। रिमाइंडर आ जाएगा 1, यानी लास्ट का टर्म आपको बचाना है। लास्ट का टर्म भी यही होगा, तो रिमाइंडर भी 1 बच रहा है, यानी आई आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों आपको कर देना है तुरंत। बस केवल एक इस छोटे से गोले को आपको याद रखना है, केवल इतने से आप नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। अब ये भी नंबर आ जाता है कि कभी कभी समेशन में 2 टर्म लिखे होते हैं। अगर 2 टर्म लिखे हैं तो नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अगर 2 टर्म लिखे हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक। 2 टर्म हैं तो भी बच्चों हम बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए, द वैल्यू ऑफ समेशन n इक्वल टू 1 आई टू पावर n प्लस आई टू पावर n प्लस 1, ठीक है। ये 2 टर्म हो गए। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, अलग अलग करिए। लगाना तो है ही हमें, जैसे एक लगाते हैं वैसे दूसरा लगा लेंगे। तो 105 समेशन n इक्वल टू 1 टू 105 आई टू पावर n हो गया। दूसरा समेशन का मतलब आप जानते हैं अच्छी तरीके से, समेशन का मतलब होता है सभी का सम, ठीक है ना। ये हो गया। अब फिर से वही प्रोसेस आप दोहराएंगे कि 105 को अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। क्वोशिएंट कितना होगा, रिमाइंडर होगा 1, और तो इसका मतलब है इसमें भी लास्ट का टर्म बचेगा, लास्ट का टर्म इसमें भी, लास्ट का टर्म इसमें भी, दोनों के लास्ट एक एक ही बचेंगे, क्योंकि दोनों में 1 से शुरू है, दोनों में ही 105 टर्म्स है, राइट। तो बस सिंपल सा हो गया, आई टू पावर 105 बचा इसमें, और इसमें n की जगह 105 रखेंगे तो 106 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है तो i होगा। अब यहाँ देख लीजिए 106 है तो 7 i स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 1 बचा था तो इसमें 2 बचेगा, तो i स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया i माइनस 1, दैट इज आंसर। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है बच्चों समेशन का, चाहे जितना बड़ा दिया हो, चाहे जितना छोटा दिया हो, चाहे 2 एक साथ दिए हों, चाहे 3 एक साथ दिए हों, चाहे जैसे भी दिए हों, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, राइट, ठीक। लेकिन अभी और बहुत कुछ है बच्चों, अभी समेशन में तो बहुत कुछ है, अभी बस देखिए, ठीक है ना। पूरी क्लास को अच्छी तरीके से आप समझिए, देखिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वो बहुत बढ़िया से आप कर पाएंगे जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, द वैल्यू ऑफ
द वैल्यू ऑफ n equal to 1 to 100 I to power n फैक्टोरियल। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर आपको निकालने के लिए आ जाए तब क्या करेंगे आप? ठीक है ना, अब आप सोचिए इसमें। अब तो फैक्टोरियल दे दिया गया, जब फैक्टोरियल दे दिया गया तो नो प्रॉब्लम, एक्सपेंशन तो कर लेंगे ना हम। इसका एक्सपेंशन क्या होगा? पहले आई टू पावर 1 है तो 1 फैक्टोरियल, 2 है तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 4 है तो 4 फैक्टोरियल, 5 है तो 5 फैक्टोरियल। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना ज़्यादा लिखते जाएंगे, इतना टाइम बर्बाद करना होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल पहली बार समझने के लिए, ठीक है ना। तो इतना आपने लिख दिया। अब आप ये देखिए कि आई की पावर 4n की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना, ये 1 होता है। तो कहाँ से आई की पावर 4 शुरू होगा? आई की पावर 4 शुरू कहाँ से होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा बच्चों? यहाँ तक में तो नहीं है, नहीं है ना, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो गया। जहाँ से अगर फैक्टोरियल का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप ये ध्यान रखिए, जिस फैक्टोरियल में 4 स्टार्ट हो जाए, और 4 स्टार्ट होगा 4 फैक्टोरियल से ही, उसके पहले कहाँ होगा भाई? 4 फैक्टोरियल में ही 4 आएगा ना। तो अगर 4 फैक्टोरियल से स्टार्ट हुआ तो डेफिनेटली 4 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे भाई? क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल को? आपने लिखा 4 फैक्टोरियल तो आई टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यही लिखेंगे ना। तो क्या फिर ऐसे नहीं लिख सकते इसको? ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये 1 हो गया। अब 1 की पावर 6 है तो भी 1 ही होगा। अब आई की पावर 5 आएगा, 5 फैक्टोरियल आया तो श्योर है ये आई टू पावर क्या लिख सकते हैं इसको? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। अब आई टू पावर 4 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 है ऑलरेडी, ठीक है ना, इंटू 5 हो गया तो भी 1 आ जाएगा। कुल मिलाकर के मतलब ये जो है, जितनी भी वैल्यूज हैं जहाँ से 4 फैक्टोरियल यानी 4 आ गया, उसके आगे की वैल्यू सभी 1। फिर सोचना नहीं है आपको, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं सोचना है। फिर यहाँ पर ये देखिए, अब पूरी 100 वैल्यूज हैं, पूरे 100 टर्म्स हैं। 100 टर्म्स में 3 को छोड़ दीजिए तो ये बचेंगे 97, यानी 97 टाइम्स 1 आएगा। तो फिर इसको भी तो कैलकुलेट करिए, ये कितना होगा? आई की पावर 1 है तो आई होगा, आई स्क्वायर होगा तो -1 हो जाएगा। आई की पावर 6 है यानी रिमाइंडर 2 बचेगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना? 6 ही है, ठीक। तो यहाँ पर ये -1 हो जाएगा। बट ये तो 3 टर्म अलग थे, अब 1 + 1 + 1 ये कहाँ तक आएगा बच्चों? 97 टाइम्स। तो 97 ये हुआ, लेकिन 2 माइनस हो जाएंगे तो बचेगा 95, ठीक है। 2 95 यानी 2 माइनस होने पर 95 बचा, और ये आई यानी 95 + आई, दैट इज आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि अगर फैक्टोरियल का कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, चाहे जिस तरीके का क्वेश्चन आए, चाहे वो इवन टर्म्स में हो, n 2n फैक्टोरियल हो, या फिर 2n + 1 फैक्टोरियल हो, या फिर n फैक्टोरियल हो, किसी भी तरीके से अगर आता है तो आप ये ध्यान रखिए कि फैक्टोरियल जहाँ से शुरू होगा 4 फैक्टोरियल, वो इसके आगे सभी वैल्यूज 1 हो जाएंगी, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं इसमें पहले। क्वेश्चन नंबर 10, if summation 210 n equal to 2 I to power n factorial is equal to x plus iy, then find value of x plus y। इसकी वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो आ जाते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या है? सबसे पहले वही बात आ गई कि जब आप 2 से स्टार्ट करेंगे यानी 1 छूट गया, यानी 209 टर्म्स हैं इसमें। टोटल टर्म्स कितने हैं पहले तो ये काउंट करना बहुत ज़रूरी है।
नहीं, एक भी गलती हो जाएगी तो ऑप्शन दूसरा लग जाएगा। टोटल टर्म्स इसमें होंगे, टोटल टर्म्स होंगे बच्चों 210 में से -1 करेंगे तो 209 आ जाएगा। ठीक है, एक कम हो जाएगा क्योंकि 2 से स्टार्ट है, 1 नहीं है इसमें। ठीक, अब आपने यहाँ 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा। ठीक, समेशन जब लाएंगे तो पहले बना ये 2 फैक्टोरियल, फिर बना 3 फैक्टोरियल। अब इसके बाद बच्चों 4 फैक्टोरियल यहाँ से स्टार्ट और आगे चला जाएगा ये i टू पावर 210 फैक्टोरियल, यहाँ तक हो गया। लेकिन 2 टर्म हमारे पास ऐसे हैं जिनमें 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा, बाकी सभी में आएगा। तो 209 में से 2 और कम करो, 207 टाइम्स होगा 11, 207 टाइम्स होगा 11, तो वही आएगा। इधर ये आई क्यूब और आई स्क्वायर -1 होगा, ये भी -1, ये भी -1, तो ये आ जाएगा 205। ये हो गया बच्चों आंसर, 205 टोटल आया। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल नहीं है, तो जब आप कंपेयर करेंगे इसको, तो कंपेयर करेंगे तो 205 को कंपेयर करेंगे x प्लस आई वाई से, मतलब इस तरीके से 205 प्लस आई इंटू 0, ऐसे कंपेयर किया जाता है। ये कंपेयर करने का मतलब है। तो फिर x इक्वल टू 205 हो गया और y इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 205, ये आंसर हो गया। अब इसमें टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहीं पर आप देखते ही आंसर बता सकते थे कि ये 205 है, ये 0 है, तो आंसर यही हो गया। ठीक है ना, ज़्यादा टाइम इसमें बर्बाद करना भी नहीं है, कुछ बड़े आराम से हो जाता है। चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन होगा, समेशन का, आइटा से रिलेटेड क्वेश्चन जो बच्चों मैंने आज आप लोगों को बताया, ये बहुत आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में अब अलग से कुछ क्वेश्चन होंगे, आइटा के कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, इसके बाद फिर हम लोग करेंगे आगे डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को कितने तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों में मिलते हैं जो है, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन बच्चों सभी अपने साथियों को शेयर कर दीजिए कि यूट्यूब पर फ्री कोर्स स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 4 मंथ के लिए। ठीक है, 1 लेक्चर पर डे होगा। ठीक है, टॉपिक वाइज होगा, तो सभी लोग उसको देखिए, पढ़िए और सिलेक्शन भी लीजिए। ओके डियर, और इसके बाद अनअकैडमी में जो हमारी क्लासेस हैं उनका डिस्क्रिप्शन, यानी जो भी लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पर आप देख के उन क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे आपका जो है 2 क्लास आपको तभी मिलती रहेंगी उन स्टूडेंट को जो सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं, जो प्लस में नहीं हैं, उनको भी एक क्लास तो यूट्यूब में भी मिलेगी, DPP सॉल्व करने को मिलेगी। तो DPP ज़रूर करिए बच्चों। ठीक है, मैथ्स बाय NS तोमर सर नाम से टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना, तो वहाँ पर DPP मिलेगी, वो सॉल्व करिए, यूट्यूब में भी पढ़िए आप। इसके बाद एक क्लास आपको जो है फ्री क्लास अनअकैडमी मिलती रहेगी, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। ठीक है, ओके डियर, थैंक यू।